हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी का क्वेश्चंस। ठीक है, जीओसी को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। इसी पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारा क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। ठीक है, इसमें आपका जीओसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी क्वेश्चन होगा इसका सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके लिए जेई के लिए, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, हम जितना करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। और पढ़ाई कैसे करना है, आपने अभी तक जो पढ़ा है केवल उसी को रिवीजन करिए। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है केवल उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ नई चीज़ पढ़ने लगे, नहीं, केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आने वाला है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिकल थोड़ा सा बाहर जाता है तो फिजिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका यहीं से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। और बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल अभी तक आपने जो पढ़ा है केवल वही पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कह रहा है कि आपको इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो, किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, -M के। जितना ज़्यादा -I -M होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा उस कंपाउंड का। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा -I होगा, जितना ज़्यादा -M होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे OH सब में कॉमन है, OH सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2 लग रहा है। NO2 क्या लगाता है, NO2 लगाता है -I लगाता है और -M लगाता है। आप भी वीडियो पॉज करके आंसर इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठे रहें, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका NO2 क्या लगाता है, -I लगाता है, -M लगाता है। इसका -M जो है, इसका -M जो है -I से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्या, क्योंकि -M लग रहा है। ठीक है, -M जो है स्ट्रॉन्ग है -I से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वीक इफेक्ट होता है। सबसे तगड़ा इफेक्ट क्या होता है, एरोमेटिसिटी होती है। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। वे बहुत वीक इफेक्ट होता है सब कंपेरिजन में। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ देखो OCH3 क्या लगाता है, यहाँ पे केवल -I ही लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका OCH3 क्या लगाता है, +M लगाता है। यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, चाहे वो +M हो चाहे वो -M हो। इसका भी जान लो, OCH3 का +M क्या होता है, स्ट्रांग होता है -I से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या लगेगा, केवल -I लगेगा, +M नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NO2 क्या लगेगा, -I लगाएगा और -M लगेगा, लेकिन मेसोमेरिक, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। रुको, ठीक है, मेटा पोजीशन पे कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल क्या लगेगा, केवल -I ही लगेगा। इसका भी -M स्ट्रॉन्ग होता है -I से। अब OCH3 क्या लगाता है, OCH3 लगाता है +M। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग होता है -I से, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे लगा कि अब की बार मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा। एक बात जानना, मेसोमेरिक इफेक्ट कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं लगता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जितना आर्थो पे लगेगा उतना ही पैरा पे भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात चलेगी, यहाँ पे चलेगी मेसोमेरिक इफेक्ट की बात चलेगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन ज़्यादा बढ़ाएगा, ये वाला, B वाला। तो B वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर कौन बढ़ा देगा, ये तो -I लगा रहा है, ये भी -I लगा रहा है। ठीक है, दोनों लगा रहे हैं, लेकिन NO2 का -I OCH3 के कंपेरिजन में बहुत तगड़ा होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए कौन, ये वाला हो जाएगा, D वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ये C वाला हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लगाता है, ये -I लगा रहा है। क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा A वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लग रहा है जो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाए। ठीक है, जो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाए, ऐसा कोई ग्रुप लग नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं लग रहा है जो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे +M लगा रहा है, +M इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, E वाला हो जाएगा। आया समझ में, क्या हो जाएगा, E वाला हो जाएगा। नोट कर लो।
ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या वही है, एसिडिक क्वेश्चन का आर्डर ही अरेंज करना है। ठीक है, देखो आप कुछ बातें याद कर लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में कॉमन मिलेगा एसिडिक क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे आप अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे पहले वीडियो पॉज करना है, फिर से आपको आंसर करना है। ठीक है, हम कमेंट आपका दिख रहा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। फिर आप ये आंसर को मिलाइएगा हमारे वीडियो सोल्यूशन से। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH हमें कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 क्या लगाता है, ये +H लगाता है, जिसका +I से स्ट्रांग है। ये +H लगाता है, +H के द्वारा +M लगाता है। ठीक है, जो +I से स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये एसिडिक क्वेश्चन को कम कर देता है। क्यों कम करेगा, क्योंकि +H या +M ये एसिडिक क्वेश्चन को कम कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें तो इसका एसिडिक क्वेश्चन नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ देखो NO2 क्या लगाता है, ये -M लगाता है और -I लगाता है। NO2 का -M स्ट्रांग होता है -I से। ठीक है, NO2 का -M स्ट्रांग होता है -I से, इसलिए एसिडिक क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो NO2 क्या लगाता है, -I लगाता है और -M लगाता है, लेकिन कभी भी मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे केवल कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, -I। ये भी एसिडिक क्वेश्चन को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में उतना नहीं बढ़ा पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसको मान लो O, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। क्या सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, C वाला हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, D वाला हो जाएगा, और फिर कौन हो जाएगा, ये B वाला हो जाएगा। कौन वाला हो जाएगा, B वाला। ठीक है, B, और फिर कौन हो जाएगा, A वाला हो जाएगा। A वाला क्यों सबसे कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, CH3 लग रहा है। ठीक है, नोट कर लो। इसको करो, वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या करोगे, वही क्वेश्चन करोगे। देखो OH हमें काम है, इसका तो अभी करके देख लिए। ठीक है, इसका तो आपको आ जाना चाहिए। NO2 क्या लगाता है, NO2 लगाता है -M लगाता है, -I लगाता है। ठीक है, इसका -M स्ट्रांग होता है, -M स्ट्रांग होता है -I से। ठीक है, ये क्या लगाता है, ये +M लगाता है, इसका +I से स्ट्रांग होता है। +M लगाता है, +H के द्वारा +M लगाता है, इसका +I से स्ट्रांग होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, इसका एसिडिक क्वेश्चन नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एथेनॉल है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, एसिडिक क्वेश्चन को कौन बढ़ा देगा, ये वाला बढ़ाएगा, पहला वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा, D वाला हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, B वाला। फिर कौन हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक क्वेश्चन को कम कर देगा। फिर कौन हो जाएगा, B वाला हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा, C वाला होगा। कौन हो जाएगा, C वाला। C वाला क्यों होगा एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी है। क्या है, रेजोनेंस भी है। ठीक है, C वाला। और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, A वाला। ठीक है, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन क्या है, वही डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ही करना है। तो क्या करोगे, पहले इसका आर्डर अरेंज कर लो। ठीक है, अपने से, फिर हमारा वीडियो सोल्यूशन देखो कैसे करोगे, ध्यान देना। देखो इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, इसको C और इसको D मान लो। ठीक है, इसको D मान लो। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे COH CO दोनों। एक बात याद रखना, बेंजोइक एसिड हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। बेंजोइक एसिड ऑलवेज एसिडिक होता है फिनॉल से, हमेशा इस बात को याद रखना है। यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ C और D से ज़्यादा ही होगा। C और D से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप इसका पहले इसका कंपेरिजन कर लो, इसका देखो। OCH3 क्या लगाता है, OCH3 लगाता है +M लगाता है और -I लगाता है। OCH3 का +M स्ट्रांग होता है इसके -I से। ठीक है, यहाँ भी देखो ये क्या लगाता है, ये +H के द्वारा +M लगाता है, इसका भी क्या +M स्ट्रांग होता है +I से। ठीक है, +M स्ट्रांग होता है +I से। अब देखो यहाँ पे ये +M जो +M लगा रहा है ना OCH3, इसके CH3 के +M से काफ़ी तगड़ा +M लगाता है। ठीक है, CH3 के कंपेरिजन में काफ़ी तगड़ा +M लगाता है, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, बहुत ज़्यादा कम करेगा। इसके कंपेरिजन में ये भी कम करेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम करेगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, B वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन हो जाएगा, A वाला। अब इसमें कंपेरिजन कर लो, इसको बता ही दिया, यहाँ पे NO2 लग रहा है, यहाँ पे CH3 लगा है। ये क्या लगाता है, ये +M लगाता है
प्लस आई से स्ट्रॉन्ग लगाता है, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ये क्या लगाता है, ये माइनस एम लगाता है, माइनस आई लगाता है, इसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग होता है माइनस आई से, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी वाला और फिर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज लिस्ट स्टेबल, सबसे लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, ठीक है। लिस्ट स्टेबल मतलब कम स्टेबल, इसका आर्डर भी अरेंज कर दो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, कभी भी ब्रिजहेड कार्बन पे, कभी कहाँ पे, कभी भी ब्रिजहेड कार्बन, ये कौन सा कार्बन होता है, ब्रिजहेड कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ना तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, ना तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ना तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ब्रिजहेड कार्बन पे याद रखना कुछ भी नहीं होता है, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कुछ भी नहीं होता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है ब्रिजहेड कार्बन पे, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ना तो मेसोमेरिक इफेक्ट, ना तो रेजोनेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिजहेड कार्बन पे कुछ भी नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। अगर ब्रिजहेड कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम ए, मान लीजिए बी सी डी, ठीक है, डी सबसे कम, तो सबसे कम स्टेबल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर इन सब का कंपेरिजन करो, क्या है, देखो प्लस से ये कार्बोकैटायन है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, अब है sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा एच है, 1 अल्फा एच। बहुत लोग सोचेंगे सर यहाँ अल्फा एच नहीं है, यहाँ पे अल्फा एच नहीं है, भैया बता चुका हूँ कि ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको हमसे लेना देना नहीं है। इस यहाँ पे 1 अल्फा एच है। यहाँ देखो, ये सिस्टम है तुम्हारा कार्बोकैटायन, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना हो गया, 5 अल्फा एच हो जाएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे सर यहाँ पे ऐसा कुछ, ब्रिजहेड कार्बन पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ब्रिजहेड कार्बन पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये वाला क्या है, कार्बोकैटायन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, सभी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 2 5 2 7, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, सी वाला, और सबसे सी वाला, और फिर कौन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। तो समझ में आया, सबसे ज़्यादा डी, क्योंकि 7 अल्फा एच है, फिर 7, ठीक है, और फिर कौन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा ए के कंपेरिजन में, और सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। सबसे कम अनस्टेबल कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना ब्रिजहेड कार्बन पे ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये बताइए इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अपने से ट्राई करो, फिर है ट्राई करने के बाद वीडियो पॉज करना, फिर हमारा वीडियो सोल्यूशन देखना। अपने से ट्राई कर लो पहले, ठीक है, अपने से इसको ट्राई कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है यहाँ पे कैसे स्टेबिलिटी एल्कीन कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कैसे कर, देखो एल्कीन को पकड़ लो, यहाँ क्या यहाँ पे कोई अल्फा एच है, यहाँ पे कोई अल्फा एच है, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ आप एल्कीन को पकड़ लो, ये क्या है, अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, कितना अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, ठीक है। अब इसको देखो, एल्कीन को पकड़ लो, एल्कीन को पकड़ने के बाद ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, अल्फा कार्बन, वो भी कितना हाइड्रोजन है, 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे C2H5 देगा, आपको खोलना पड़ेगा, यहाँ पे C2H5 देगा, C2H5 क्वेश्चन में दिया भी था, लेकिन हमने आपके लिए, आपके आसानी के लिए इसको खोल दिया, ठीक है, उसको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कि हम ऑलरेडी खोल चुके हैं,
यहाँ पे देखो एल्कीन को पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे क्या है अल्फा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कितना अल्फा एच है, केवल एक ही है, 1 अल्फा एच है, ठीक है, केवल एक ही अल्फा एच है। तो आपका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देखो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है, बताओ इसमें सबसे ज़्यादा, देखो इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर कौन हो जाएगा, ये डी वाला, ठीक है, हो जाएगा डी वाला, और फिर कौन हो जाएगा, डी का ना, डी का ए बी सी, बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, ठीक है, और फिर हो जाएगा ए वाला। बहुत लोग सोचेंगे सर ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहा है, नहीं भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन को करिए, टाटोमेरिज्म इज नॉट ऑब्जर्व इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टाटोमेरिज्म इज नॉट ऑब्जर्व इन। तो टाटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होता है, टाटोमेरिज्म के लिए कंडीशन होता है अगर किसी भी कंपाउंड के पास अल्फा एच है तो वो टाटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ लेकिन देखो टाटोमेरिज्म में अल्फा कार्बन होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है जो कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है उस कंपाउंड के पास तब तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, अगर नहीं है तो एग्जिबिट नहीं करेगा। देखो इसमें कैसे पहचानते हैं, इसमें एल्कीन्स वगैरह नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे देखो कैसे पहचानते हैं अल्फा कार्बन को, अल्फा एच को, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच हो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और इसका अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अल्फा एच है, इधर से 3 इधर से 3, कितना है 6 अल्फा एच है, हाँ ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ये देख लो। अब बहुत लोग सोचेंगे सर ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन्स है, ठीक है, यहाँ पे एल्कीन्स है यहाँ पे, लेकिन ये पहले से टाटोमेराइज है, ये पहले से टाटोमेराइज है, अगर टाटोमेरिज्म पढ़ा होगा तो पहले से टाटोमेराइज है। देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको क्या मान लो, z मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, इस h को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, आया समझ में, इस H को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर दो, देखो तुमको दिख जाएगा, हो जाएगा PH, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। अब देखो ना फंक्शनल ग्रुप टोटल क्या है, CHO है, फंक्शनल ग्रुप टोटल क्या है, CHO है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन जिसके पास 2 अल्फा एच है, ठीक है, इसलिए ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है, ये पहले से टाटोमेराइज फॉर्म है। अब देखो अब ये सोचो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कितना अल्फा एच है, 3, क्या हो जाएगा 3 अल्फा एच है, इसका बना भी सकते हो। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं है, कोई भी अल्फा एच नहीं है, इसलिए टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, समझ में आया, तो इसको भी नोट कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, इसको करिए, इसमें इसको ए मान लो, ठीक है, इसको बी, इसको सी, इसको डी, अपने से ट्राई करो, ठीक है, अपने से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन NaOH सोल्यूशन, कौन NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, कौन NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा। देखो वही NaOH सोल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आता है, वही NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा, वही NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा जिनमें क्या होगा, जिनमें नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं होगा, वो NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा, जिनके पास अल्फा एच है वो NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल होंगे। देखो ना फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यानी ये सॉल्युबल हो जाएगा, क्यों, इसके पास 1 अल्फा एच है, 1 अल्फा एच है। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन ये अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए यहाँ से कोई यहाँ से ये वाला इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं होगा, ये NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा।
यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल में क्या है, अल्फा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास क्या है, 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है, क्या है 2 अल्फा एच है। ये NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल कर जाए, कौन नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा। यहाँ देखो NO2 के बगल वाला क्या है, अल्फा कार्बन है जिसके पास 1 अल्फा एच है, ये भी NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल होगा। एटलीस्ट अगर एक भी अल्फा एच पाया गया वो कंपाउंड NaOH सोल्यूशन में सॉल्युबल होगा, याद रखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। तो ठीक है, हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, नोट कर लो। इसको करो, इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है। तुम ऑर्डर ही बता देना, तुम ऑर्डर ही बता देना। देखो यहाँ पे जब भी स्टेबिलिटी आता है कार्बोकैटायन का, तब नंबर ऑफ अल्फा से काम चला सकते हो, ठीक है। देखो कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, टोटल अल्फा एच कितना हुआ, 6 अल्फा एच, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 6 अल्फा एच। देखो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कितना अल्फा एच है, 2, कितना होगा, 2 अल्फा एच हो गया। यहाँ देखो ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, अल्फा कार्बन, तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिडाइज है, कितना अल्फा एच है, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा एच, ठीक है। मोस्ट स्टेबल तो यही हो जाएगा। इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, क्या यहाँ भी अल्फा कार्बन है, नहीं यहाँ तो बेंजीन है, याद रखो यहाँ तो क्या बेंजीन है, यहाँ पे इसका कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन है लेकिन इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा एच है। ये स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इससे स्टेबल नहीं होगा, इस वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन जाएगा, सी वाला। बहुत लोग लगता है सर रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होगा, नहीं, ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास 9 अल्फा एच है। और भी रीजन है क्योंकि थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल होता है। तो ये ए हुआ, ठीक है, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक है। तो लिस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, बी वाला। हमसे यही पूछा गया है, आप ऑर्डर भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। कह रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ध्यान देना, वही है टाटोमेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ देखो CO है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा है, 2 अल्फा एच है। यानी ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, हो गया, टिक मार दो। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, वो क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कितना है, 2, ये भी शो करेगा, ठीक है। पहला दूसरा शो किया, तीसरा देखो, बहुत लोग सोचेंगे तीसरा शो नहीं करेगा, कैसे, देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास कोई अल्फा एच है, नहीं है। ये अल्फा कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इधर से नहीं शो करेगा ना, तो इधर से शो करेगा। बहुत लोग सोचेंगे सर ये तो शो करेगा ही नहीं, ये किसी भी हाल में टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। रीजन बता सकते हो क्यों नहीं शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा, शो करेगा भैया, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट शो करेगा। कैसे, देखो ये वाला अल्फा, ये वाला यहाँ से देख लो, इसे देखो अल्फा बीटा गामा। देखो टाटोमेरिज्म में क्या होता है, 1-3 सिस्टम होता है, 1-3 सिस्टम, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको 1-2 मान लो, और ये 3, ठीक है, ये क्या होता है, ये 3 होता है। लेकिन यहाँ पे 3 तब होता है जब इसके पास अल्फा एच हो, 3 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ना कि वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 वाले के पास वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन तो खा नहीं रहा है। 1-2-3 सिस्टम क्या है, 1-2-3 सिस्टम फेल कर गया है। अब जब 1-2-3 सिस्टम फेल कर जाए तो क्या सिस्टम लगता है, 1-5 सिस्टम। तो देखो ना, ऐसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखो 5 के पास अल्फा एच होना चाहिए, 5 के पास अल्फा एच होना चाहिए। देखो ना 1 2 3 4 5, हाँ ये अल्फा कार्बन है, हाँ है। क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा एच है, हाँ इसके पास अल्फा एच है। जब इसके पास अल्फा एच है, इसके पास 2 अल्फा एच है, क्या
अल्फ़ा एच और ये भी अल्फ़ा एच। होगा क्या, ये वाला अल्फ़ा एच यहाँ चला जाएगा, ये वाला अल्फ़ा एच यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये वाला अल्फ़ा एच यहाँ पे चला आएगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, देखो ये वाला डबल बॉन्ड क्या होता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाता है और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, ठीक है, और ये वाला उठ के यहाँ चला जाता है, ये वाला उठ के यहाँ चला जाता है, ठीक है, ये वाला उठ के यहाँ चला आता है। तो ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा 1-5 सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो 1-5 सिस्टम के द्वारा ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ये यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे तीनों एग्जिबिट करते हैं, तो इसको भी नोट कर लो, यहाँ पे तीनों एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म, वही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक बात याद रखना, बात क्या है, ब्रिजिड कार्बन पे कभी ना तो रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ऐसा कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है। अब सोचोगे फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्योंकि एक अल्फा एच यहाँ, एक अल्फा एच यहाँ, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ये बताता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा क्योंकि ब्रिजिड कार्बन पे ये क्या है, ब्रिजिड कार्बन, ये क्या है, ब्रिजहेड कार्बन है, ब्रिजहेड कार्बन पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ना तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। क्या अल्फा कार्बन sp3 है, हाँ है। इधर से नहीं शो करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं है। क्या इधर से शो कर जाएगा, ये भी तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, हाँ, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, ठीक है। तो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा, केवल आपको दिखने आना चाहिए बस कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर टाटोमेरिज्म है तो फंक्शनल ग्रुप के द्वारा देखो, अगर हाइपर कंजुगेशन है तो 3 ही होता है, कार्बोकटाइन, क्रिटिकल एल्कीन, बस। अभी आप देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, क्या इधर से शो करेगा, नहीं, क्योंकि ब्रिजिड कार्बन है, इधर से ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, टाटोमेरिज्म वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अल्फा एच है, हाँ, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। तो कौन कौन से टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे, सेकेंड वाला करेगा और थर्ड वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं करेगा। ये क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। देखो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जीओसी का पार्ट 2 वाला, ठीक है, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस उठाएंगे, नए कॉन्सेप्ट उठाएंगे, ठीक है। अभी तो इतना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ उसको करवा दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन ऐड करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सेकंड वाला भी लेक्चर छोड़िएगा मत, ठीक है, ना तो इसको छोड़िएगा ना तो उसको छोड़िएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम की प्लस आई की, जितना ज़्यादा प्लस एम होगा प्लस आई होगा उस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लस एम होगा प्लस आई होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें उन्हीं को समझ में आ रही होंगी जिनका जीओसी कंप्लीट रिवीजन होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात और याद रखना, लोकलाइज लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ डिलोकलाइज लोन पेयर से ज़्यादा होता है। लोकलाइज मतलब वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और डिलोकलाइज मतलब वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करता है। अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास तो लोन पेयर है ही, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे ये तो कॉमन है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लग नहीं रहा है। NO2 देखो क्या लगाता है, NO2 -m लगाता है, इसका -m स्ट्रांग होता है -I से, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा, यानी कहने का मतलब सबसे कम बेसिक तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे NH2 है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है कि डिलोकलाइज, बताओ ना, सिग्मा सिग्मा, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम डोनेट कर सकें। जितना ज़्यादा किसी भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर फ्री है, ये आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्या अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं।
यहाँ देखो, इसका जो लोन पेयर है ना, इसका लोन पेयर इधर से भी कॉन्जुगेशन में है, इधर से भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और इधर से भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कम बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, सी वाला। आया समझ में, तो नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक कौन है। ठीक है, सबसे कम बेसिक कौन है, याद रखना। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई प्लस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली होता है माइनस एम के माइनस आई के। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2 लग रहा है, NH2 सब में कॉमन है, NO2 लग रहा है तो NO2 क्या लगाता है, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम लगाता है। अब तो याद हो गया होगा, जिसका माइनस आई से स्ट्रांग होता है इफेक्ट। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। ठीक है, बहुत कम कर देगा। यहाँ पे देखो, वो CH3 क्या लगाता है, ये माइनस आई लगाता है प्लस एम लगाता है, इसका प्लस एम जो है स्ट्रांग होता है माइनस आई से, यानी किसकी बात चलने वाली है, केवल प्लस एम इफेक्ट की डोमिनेटिंग है। ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। Cl क्या लगाता है, Cl प्लस एम लगाता है, प्लस एम लगाता है और माइनस आई लगाता है। Cl केस में याद रखना अपोजिट होता है, इसका जो माइनस आई डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से, याद रखना इसका माइनस आई डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका माइनस आई डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से, इसलिए ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा क्योंकि इसका माइनस आई स्ट्रांग होता है प्लस एम से। ठीक है, यहाँ पे देखो, CH3 क्या लगाता है, प्लस एच प्लस आई दोनों, लेकिन प्लस एच के द्वारा प्लस एम लगाता है। ठीक है, तो इसका प्लस एम स्ट्रांग होता है किससे, प्लस आई से, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो वही ज़्यादा फॉलोइंग कंपाउंड लीस्ट बेसिक पूछा है, तो कौन हो जाएगा, लीस्ट बेसिक, फर्स्ट वाला, क्योंकि NO2 सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। अगर आर्डर देखना चाहते हो तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, बी वाला, फिर कौन हो जाएगा, डी वाला, फिर कौन हो जाएगा, सी वाला, और सबसे लास्ट कौन हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज करना है डिक्रीजिंग आर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग वे में, तो क्या करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के प्लस एम के। जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो NH2 सब में कॉमन है। ठीक है, NH2 सब में कॉमन है, तो क्या करोगे, जब ये सब में कॉमन है, तो देखो NO2 क्या लगाता है, वही बात देखो, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। ये क्या लगाता है, माइनस एम लगाता है, इसका माइनस एम स्ट्रांग होता है माइनस आई से, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को काफ़ी कम कर देगा। ठीक है, बहुत कम कर देगा। यहाँ देखो, CHO भी क्या लगाता है, इसका भी क्या होता है, माइनस एम स्ट्रांग होता है माइनस आई से, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। CH3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है और प्लस आई भी, प्लस एच के द्वारा प्लस एम लगाता है, जिसका प्लस आई से स्ट्रांग इफेक्ट होता है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा कर देगा। ठीक है, तो अगर हम आर्डर देखें, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, डी वाले का हो जाएगा। ठीक है, फिर किसका हो जाएगा, ए वाले का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, सी वाले का हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि NO2 का मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है CHO के कंपेरिजन में। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, बी वाला। तो सब बड़ी भी बातें आपको पता होनी चाहिए कि किसका मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर आपको माइनस आई का आर्डर याद है तब तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि जो माइनस आई का आर्डर होता है वही मेजोमेरिक इफेक्ट का भी आर्डर होता है, माइनस एम का भी आर्डर होता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको भी। इसको बताओ। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, A B C D। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन और करवाएंगे, अभी नहीं। देखो A B C D। ठीक है, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एम के प्लस आई के। बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लोन पेयर का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डी लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है, देखो इसका जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, दोनों तरीके से कॉन्जुगेशन, इधर से भी और इधर से भी, तगड़ा कॉन्जुगेशन है।
यहाँ देखो, इसका लोन पेयर फ्री है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इसका लोन पेयर क्या है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है जो कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। यानी ये अच्छा खासा बेसिक होगा, इसका बेसिक क्वेश्चन अच्छा खासा होगा। यहाँ देखो, इसका लोन पेयर क्या बोलते हो, लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है। इसका भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, जो कि बहुत लोग को हजम नहीं होता है, लोकलाइज लोन पेयर है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज भी होता है, याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइज। इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि ये डोनेशन के लिए नहीं, इसका लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन के लिए हमको फ्री लोन पेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, गलती बोल गया, इसका लोन पेयर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, लोकलाइज लोन पेयर जिसका लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ये भी अच्छा खासा बेसिक होगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होगा। इसका लोन पेयर क्या है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन बस ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और ये क्या है, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज। sp3 का अगर कोई भी कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ sp2 से ज़्यादा होता है। sp2 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 से ज़्यादा होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, याद रखो, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है sp3 का, फिर sp2 का, और सबसे कम होता है sp का। ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, sp3 का, फिर sp2 का, फिर sp का। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, b वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा, c वाला हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेरिजन इसमें करना है, इसमें करना है, याद रखना, इसका नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसका नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम, क्योंकि ये sp3 है और ये sp2 है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी वाला, और फिर हो जाएगा ए वाला। इसे भी कर सकते हो, यहाँ पे मोर रेजोनेंस है, यहाँ पे कम रेजोनेंस है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से रेजोनेंस है, यहाँ केवल एक ही तरफ से रेजोनेंस है। कई तरीके से कर सकते हो, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 का sp3 हाइब्रिडाइज एटम मोर बेसिक होता है इन कंपेरिजन टू sp2 वाले। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। इस सेक्शन का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले में जो बचा कुचा को होगा क्वेश्चन उसको भी कवर करवा देंगे। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन कुछ बचेगा, कुछ नए नए क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, उनको भी करवाएंगे। ये तो सब क्या है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है जो करवाया। अगले क्वेश्चन, ठीक है, पहले इसका कल बताता हूँ। तो टाटोमेरिज्म इज एग्जिबिट बाई, ठीक है, पूछ रहा है कौन टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अल्फा एच नहीं है। अल्फा कार्बन इसका sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका भी है, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, इसलिए ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कितना अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। ठीक है, कहोगे तो टाटोमेरिज्म रिवाइज भी करवा दूंगा, GOC पढ़ा रहा हूँ उसमें आएगा, बता दूंगा। यहाँ देखो, ये अच्छा कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन इसका sp3 हाइब्रिडाइज है, नहीं sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। याद रखना, इधर से भी ये फंक्शन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, नहीं sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ये भी चला गया। ठीक है, फेल हो गया दोनों, तो यानी सी वाला नहीं शो करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला, देखो क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, नहीं ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाटोमेरिज्म इज एग्जिबिट बाई, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको ट्राई करो, लगाओ बढ़िया से। ठीक है, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में कुछ नए क्वेश्चन उठाएंगे, नए कॉन्सेप्ट उठाएंगे, जो भी वो भी इतना ही बड़ा लेक्चर होगा। 2 पार्ट में आपका GOC कंप्लीट। इसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन होता है हम कराएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन नोट कर जाओगे, लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाओगे, तो 100% कहता हूँ यहीं से क्वेश्चन मैच कर जाएगा, यहीं से ही ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ये मेरा दावा। ठीक है, अगर हम जितना कहते हैं उतना करो तो तुम्हारा आराम से, ठीक है, ऑर्गेनिक पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट GOC रिवाइज करना है। तो आप क्या करो, अभी से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके रखो,
पहले इसके बाद तो क्या आएगा, जीओसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बाकी उसको कराऊंगा, फिर कराऊंगा हाइड्रोकार्बन। जिसको रिवाइज होगा वही फ़ायदा उठा पाएगा। तो हाइड्रोकार्बन रिवीजन करिए तब तक, ठीक है। परसों तक वो भी लेक्चर आ जाएगा, अभी तक वेट कीजिए इस लेक्चर का, आज लेक्चर ये पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जितना भी टाइम बचा है उसमें हम क्वेश्चन करवा के आपका पूरा ऑर्गेनिक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।